हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर मैं लास्ट टॉपिक आज कवर कराने वाला हूं, दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आपके सामने है और कोशिश करिए कि इस सवाल को आप सॉल्व कर सकें। पहले तो आप कोशिश करिए कि ये सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखो, यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं। ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और 2 ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो है एडिशन ऑपरेशन, एक है डिवीजन ऑपरेशन। अब इसको करना है अगर सॉल्व, तो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये हो सकता है कि मैं पहले 27 और 9 को ऐड कर दूं, जिससे आ जाएगा 36, और फिर मैं डिवाइड कर दूं 3 का, और इसके बाद 36 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो एक तरह से इसका आंसर 12 आ गया। लेकिन इसी सवाल को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, और वो तरीका ये है कि हम पहले 9 डिवाइडेड बाय 3 करें, यानी 27 में प्लस करें 9 डिवाइडेड बाय 3 का रिजल्ट। तो 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। तो रिजल्ट हो गया 27 + 3 यानी कि 30। अब एक तरह से रिजल्ट आ रहा है 12 और एक तरह से रिजल्ट आ रहा है 30। सवाल ये है कि दोनों में से सही कौन सा है। क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एग्जैक्टली एक सही है? और अगर एक सही है तो वो ऐसा क्यों है? इसी प्रकार से एक और सवाल पे गौर करिए। यहां पर भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसके अंदर 48 - 6 × 4 लिखा है। अब इस सवाल को भी सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम पहले 48 - 6 कर लें, जिससे कि 42 आ जाए, और उसमें मल्टीप्लाई कर लें 4 का। और दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो सकता है 48 - 6 और 4 का मल्टीप्लाई हम पहले कर दें तो ये हो जाता है 24। और अगर 42 × 4 वाला स्टाइल से हम करेंगे तो ये हो जाता है 168। और अगर हम 48 - 24 करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 24। अब यहाँ पर 168 सही है कि 24 सही है? ऐसी सिचुएशन जब किसी एक्सप्रेशन के 2 रिजल्ट आ सकते हैं, 2 तरह से रिजल्ट आ सकते हैं, और ये दोनों रिजल्ट में फर्क क्यों हो रहा है? इसलिए कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में फर्क है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब एक से ज्यादा ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसको पहले सॉल्व करने से अलग रिजल्ट आ रहा है और इसको पहले सॉल्व करने से अलग रिजल्ट आ रहा है। यही चीज पिछले सवाल में भी हमने देखी कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब कई सारे ऑपरेटर्स लगे हैं तो पहले आपने किस ऑपरेटर को सॉल्व किया है उससे तय होता है कि क्या रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में फर्क है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो डेफिनेटली there is a confusion about the order in which the operations have to be performed। यानी ये एक कंफ्यूजन की बात है कि किस ऑर्डर में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। तो जब इस तरह की एम्बिग्यूटी हो, एम्बिग्यूटी मतलब जब एक ही एक्सप्रेशन के एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, एक से ज्यादा तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है, एक से ज्यादा तरह के रिजल्ट आ रहे, तो हमें तय करते नहीं बन रहा है कि ये सही है कि ये सही है। इसको बोलते हैं एम्बिगस सिचुएशन, एम्बिग्यूटी। तो इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हमें जरूरत है रूल की। जैसे क्या बच्चों आप लोगों को पता है कि सड़क पे चलने का एक नियम है। सड़क पे गाड़ी से भी जा रहे हैं तो आप एक नियम के तहत चलते हैं। अगर आप देखते हो कि एक सड़क है, बीच में डिवाइडर है, तो आप देखते हैं एक तरफ गाड़ियां एक डायरेक्शन में जा रही हैं और दूसरी तरफ से गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। सभी लोगों को यह कैसे पता है कि किस तरफ से जाना है?
वो ऐसे पता है कि एक रूल के तहत हम लोग चलते हैं। रूल ये है कि हमें लेफ्ट चलना है, बाएं चलना है। तो हमेशा हम अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली सड़क पर चलते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे लिए लेफ्ट ये वाली रोड है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे लिए लेफ्ट ये वाली रोड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूल है। अगर रूल ना होता तो क्या होता? कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होता और इससे टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती। इसीलिए रूल बनाया गया। तो इधर भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को दो अलग अलग तरीके से अगर सॉल्व किया जा सकता है तो कोई पहले तरीके से सॉल्व कर लेगा और कोई दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेगा, तो एम्बिग्युइटी हो जाएगी। इसलिए हमको एक रूल की ज़रूरत है जो ये निश्चित करे, जो ये कंफर्म करे कि ये चीज़ इसी तरीके से सॉल्व होगी। कोई दो तरीके से नहीं, एक ही तरीका सही है। एक तरीका गलत मानेंगे, एक तरीका सही मानेंगे। तो वो रूल क्या है? सो टू अवॉइड सच एम्बिग्युइटी वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज दैट रूल। किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स को पिक करना है आपको सॉल्व करने के लिए किसी एक्सप्रेशन में, उसका एक नियम है। नियम क्या है? द ऑर्डर इज, आपके एक्सप्रेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? आपको सॉल्व करना है डिवीजन। अगर डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? डिवीजन को। और मान लो डिवीजन सॉल्व हो गया है या डिवीजन था ही नहीं, तो अब बारी किसकी आती है? मल्टीप्लिकेशन की। और मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व हो गया है तो अब बारी किसकी आती है? एडिशन की। एडिशन भी हो गया है तो उसके बाद बारी किसकी आती है? सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो ये इनका प्रेफरेंस ऑर्डर है। आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अब याद कैसे रखें? तो याद रखने की एक ट्रिक है। To remember the order of operation to simplify or to evaluate a problem, we express the order as odd mass. Odd mass क्या है? It is just a short form. It is just a short form. S का मतलब होता है subtraction. A का मतलब होता है addition. M का मतलब होता है multiplication. D का मतलब होता है डिवीजन। O का मतलब होता है ऑफ। अगर आप में से कुछ लोगों को यह बात नहीं पता है कि ऑफ कैसे सॉल्व होता है, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बारे में तो आप क्लियर है। अब अगर इस शब्द को याद कर लिया जाए तो हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है, क्या रूल है। हमें भूलते नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम होगा इस स्पेलिंग में डी पहले आ रहा है तो डिवीजन पहले होगा, एम उसके बाद आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ए उसके बाद आ रहा है तो एडिशन होगा, एस उसके बाद आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन। तो इट इज ईजी टू रिमेंबर। तो टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई और टू इवैल्यूएट अ प्रॉब्लम, वी एक्सप्रेस द ऑर्डर एज ऑड मास। अच्छा, अब ये जो ऑड मास है, इसमें ये जो ओ का मतलब है ऑफ, ये क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, मैं बोलता हूं 5 of 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 of 3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर हिंदी में समझे तो 3 के 5, ये इसका मतलब हुआ। अब देखो, 3 के 5 मतलब 3 का एक ग्रुप है और 3 के 5 है। सपोज करो एक बॉक्स है जिसमें 3 चॉकलेट्स रखी हुई हैं, तो 3 चॉकलेट्स का एक बॉक्स है, तो 3 के एक ग्रुप हो गया, तो 3 के 5 हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं 3 के 5 हैं, इस तरीके से 3 के 5 हैं, ये मतलब हुआ 3 के 5 है। इंग्लिश में बोलें तो 5 of 3, 5 बॉक्सेस हैं ऑफ 3 के, 3 सब्सटेंस के, 3 एलिमेंट्स के 5 बॉक्सेस हैं, तो 5 of 3। क्लियर हुआ?
तो इससे क्या मतलब समझ में आया? इससे मतलब ये समझ में आया कि अगर मैं टोटल निकालना चाहूँगा तो मुझे 3 को 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। यस, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन भी समझते हैं तो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, या आपको लॉ पता है तो आप बोल सकते हो 5 into 3, एक ही बात है। तो 5 of 3 is nothing but like multiplication. तो 5 of 3 is nothing but 5 of 3 is nothing but 5 multiplied by 3, which means 15. 5 of 3 is 15. तो it is as good as multiplication. But meaning आपको समझ में आया? 5 of 3, 5 pieces, 5 boxes of each of 3, है ना? Each box is of 3. Okay? सो ये है ऑफ। तो अगर ऑफ कभी लगा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो उसको पहले सॉल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्योंकि ऑड मास हमको आता है तो वही एक्सप्रेशंस जो मैंने शुरुआत में आपको दिए थे उनको दोबारा सॉल्व करते हैं, लेकिन अब हम ऑड मास रूल अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, ऑड मास रूल अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले 27 + 9 डिवाइडेड बाय 3। मुझे बताइए कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर्स लगे हुए? 2 ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से हैं? इसको बोलते हैं एडिशन, इसको बोलते हैं डिवीजन। अब ऑड मास रूल के हिसाब से बताइए एडिशन पहले होगा या डिवीजन पहले होगा? तो ऑड मास की स्पेलिंग में पहले क्या आ रहा है? तो पहले आ रहा है डिवीजन। आप कंपेयर करोगे, पहले तो ऑफ आ रहा है, लेकिन ऑफ तो इसमें है ही नहीं ना। तो जो इसमें है उसको देखो सिर्फ। तो डिवीजन और एडिशन, इन दोनों में पहले कौन आ रहा है? तो डिवीजन पहले आ रहा है, तो डिवीजन आप पहले करोगे। तो अगर आप डिवीजन पहले करोगे तो 9 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 3, और ये 27 + 3 हो गया, जिसको सॉल्व करने पर ये 30 आ जाएगा। तो 30 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? दूसरा जो 12 आ रहा था वो गलत हो गया, ये सही आंसर है। चलिए एक और सवाल था, 48 - 6 × by 4। अगेन मुझे बताइए कि इस एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं? 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक है माइनस, एक है मल्टीप्लाई। इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो बताइए सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में पहले क्या होगा? कैसे बताएंगे? इस रूल के हिसाब से बताएंगे। आप इस रूल में चेक करिए, इस स्पेलिंग में मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में पहले क्या आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में पहले आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले आप करिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 48 - 24। नॉर्मली क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं? एक्सप्रेशन को देखते हैं और लेफ्ट में जो दिख रहा होता है सबसे पहले उसको सॉल्व कर देते हैं, तो वो 48 - 6 कर देते हैं। उनका आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस रूल के हिसाब से, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसलिए इसको पहले सॉल्व करना है। तो ये सही आंसर इसका आ गया 24। 48 - 24 इज 24। तो 24 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ऑड मास अप्लाई करते समझ में आ गया है, तो एक और चीज पढ़ते हैं, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। बच्चों ब्रैकेट्स के बारे में आपको मालूम है? किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, तो हमें मालूम है ब्रैकेट का क्या यूजेज होता है। लेकिन एक बार फिर ब्रैकेट क्यों लगाना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। जरा ध्यान से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। पे अटेंशन। नंदिनी मेड 100 लड्डूज। लड्डू पसंद है आपको? तो नंदिनी ने कितने लड्डू बनाए? 100 लड्डू बनाए। तो नंदिनी मेड 100 लड्डूज एंड शी केप्ट 40 लड्डूज टू डिस्ट्रीब्यूट देम टू हर फैमिली मेंबर्स। वो जो 100 लड्डू है, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने ये 100 लड्डू रखे हुए हैं, और इसमें से नंदिनी ने 40 लड्डूज अलग कर दिए और कहा कि ये लड्डू तो मेरे फैमिली वालों के लिए हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए हैं। एंड द रिमेनिंग लड्डूज वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 3 नेबर्स। तो जो बच गए लड्डू है ना, टोटल उसने कितने बनाए थे? 100। 40 उसने कहां कर दिए? अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अलग रख दिए। अब जो बच गए, ठीक है, रिमेनिंग, वो उसने सोचा कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें? नेबर्स में। कितने नेबर्स हैं? 3 नेबर्स हैं। 3 नेबर्स हैं, तो 3 नेबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
हाउ मैनी लड्डूज फॉर ईच ऑफ हर नेबर्स गेट, तो हर एक नेबर के पास कितने लड्डू आएंगे, आपको ये बताना है। तो आप स्क्रीन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें इसी वक्त और पता करें कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि एक नेबर के पास कितने लड्डू आए। इसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप इसको पढ़ के बनाएंगे, कोशिश करिए वो एक्सप्रेशन पूरा बनाइए। सॉल्व हम बाद में कर लेंगे, पहले वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाइए, थोड़ा सोचिए आराम से और उसको लिखिए। उसके बाद जब आप लिख लें, बना लें, तब वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो क्या आपने अगर बना लिया है, आंसर आपका आ गया है, तो मुझे बताइए क्या आपने ऐसा बनाया है? क्या आपने लिखा है 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3? क्या ये आपका आंसर आया है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि यस और नो, आपका ये आंसर आया है क्या? ये एक्चुअल में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताओ? ये रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के रूल्स के हिसाब से डिवाइड पहले सॉल्व होगा, सब्ट्रैक्शन बाद में सॉल्व होगा। तो पहले 40 लड्डू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और उसे 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे वो सोच रहे हैं कि एक नेबर को कितने लड्डू मिलेंगे वो पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पर ये एक्सप्रेशन बना कैसे? गलत ही बना, लेकिन बना कैसे? बना ऐसे कि आपको मालूम है कि नंदिनी ने टोटल 100 लड्डू बनाए थे, मैंने 100 लिख लिया। उसने 40 लड्डू अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अलग रख दिए, मतलब इसमें से माइनस कर दिए 40, ठीक है। और अब जितने रिमेनिंग है उसमें डिवाइड कर दिया 3 का, क्योंकि 3 नेबर्स हैं उसके, तो इससे पता चल जाएगा एक नेबर को कितने लड्डू मिलेंगे। लेकिन यहां पे जो मुश्किल बात है समझने की वो ये है कि डिवीजन 40 में नहीं होना चाहिए, बल्कि रिमेनिंग लड्डू में 3 का डिवाइड होना चाहिए। जितने लड्डू रिमेनिंग है, यानी 100 माइनस 40 हो जाने के बाद 3 से डिवाइड करना है। मतलब 100 माइनस 40 पहले होना चाहिए, पर जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो तो कह रहा है डिवाइड पहले होगा फिर माइनस बाद में होगा। लेकिन हमने क्या चाहा, हमारा जो प्रॉब्लम है, जो सिनेरियो, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से सब्ट्रैक्शन पहले होना चाहिए। यहीं पर ब्रैकेट का यूजेज समझ में आता है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, हम लिख दें 100 माइनस 40 और इस पर लगा दें ब्रैकेट और फिर लिख दें डिवाइडेड बाय 3, और अगर ये कह दें कि ऑडमास से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से भी पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर ब्रैकेट लगाए ना, तो और किसी ऑपरेशन से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और इस सिचुएशन में ये जरूरी है। आप ये समझो कि आपको टेक्स्ट बुक में कई सारे इस तरह के सवाल दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, पर ये एक्सप्रेशन बना कैसे है? आपको सीधे सवाल में ये दे दिया जाए तो ठीक है, आप पहले डिवाइड करोगे फिर माइनस करोगे, लेकिन ये सवाल रियल वर्ल्ड में कहां काम आता है? क्या ऐसी चीजें रियल वर्ल्ड में काम आती हैं? असल जिंदगी में हमें कभी काम आती हैं? बिल्कुल आती हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी जा रही है, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो ही तो है। हो सकता है ना आपके घर में आपकी मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, घर के लिए उन्होंने 40 रख दिए हैं, बचे हुए लड्डू 3 नेबर्स हैं आपके, उनको बांटना है। तो एक नेबर को कितने मिलेंगे, इतना आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बता पाओगे? इसके लिए मैथ्स आनी चाहिए ना, इसके लिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी मालूम होना चाहिए, इसके लिए आपको ब्रैकेट भी पता होना चाहिए, तब जाके आप सही बना पाओगे, ऐसा बना पाओगे, नहीं तो ये बनाने की गलती कर सकते हो। तो हमें समझ में आ गया कि दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40 60, 60 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो एक नेबर को कितने लड्डू मिले? 20 लड्डूज मिले। आपको ये सवाल, ये एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग लगा हो और इससे समझ में आया हो तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए
और दुरुस्त करते हुए पढ़ने के लिए एक और एग्जाम्पल। सोचो, ध्यान सुनना और इस बार सही बनाना। सितारा वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ कॉमिक बुक फॉर ₹60। सोचो, सितारा है, सितारा किसी का नाम है, वो शॉप पे जाती है और एक कॉमिक बुक खरीदती है ₹60 की, एंड 5 बॉक्सेस ऑफ कलर पेंसिल। और क्या खरीदती है? 5 बॉक्सेस ऑफ कलर पेंसिल्स। कलर पेंसिल का एक बॉक्स नहीं है, 5 है। द टोटल मनी शी पेड वॉज ₹150। तो इस टोटल सामान का कितना पैसा हुआ? 150 हुआ। 150 रुपीज उसने पे किया। ₹60 तो कॉमिक बुक का ही था, टोटल 150 दिया है। तो 5 कलर पेंसिल बॉक्स का क्या प्राइस दिया होगा उसने? ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस, कि अगर टोटल 150 रुपीज दिए हैं जिसमें से ₹60 तो कॉमिक बुक के, तो 150 माइनस 60 करोगे तो क्या आएगा? 150 माइनस 60 करोगे तो पता चलेगा कि 5 कलर पेंसिल बॉक्सेस की प्राइस क्या रही। पर ये तो 5 की प्राइस है ना, एक की प्राइस कितनी है? डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, राइट? सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ द कलर पेंसिल? डिवाइड कर दो 5। तो आपने ये एक्सप्रेशन बना लिया। पर क्या ये एक्सप्रेशन सही है? क्या ये एक्सप्रेशन सही है? सोचो जरा, ये एक्सप्रेशन गलत है। सेम रीजन, क्योंकि अगर ऑड मास के रूल के हिसाब से चले तो डिवीजन पहले होगा, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 पहले हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, और 150 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि 138 रिजल्ट आएगा, विच इज रॉन्ग। सही नहीं है ये आंसर। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो 5 से डिवाइड कर रहे हो, 60 को थोड़ी 5 से डिवाइड करना है। आपको 150 रुपीज टोटल दिए थे, जिसमें से ₹60 की कॉमिक बुक आई थी, तो 150 में से 60 माइनस कर दिए, तो जो आया वो 5 कलर पेंसिल बॉक्सेस की कीमत है। तो 150 माइनस 60 पहले होना चाहिए। तो सही क्या है? 150 माइनस 60 पहले करो, फिर डिवीजन करो 5 से। ये करेक्ट है, ये राइट है। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगाना पड़ा ये बताने के लिए कि नहीं डिवाइड पहले नहीं करना है, पहले सब्ट्रैक्शन करना है। तो जिसकी प्रायोरिटी बढ़ानी है ऐसे कर दो। तो 150 माइनस 60 कर दिया तो कितना हो गया? 90 हो गया। 90 हो गया। फिर डिवाइड कर दें 5 से, तो ये 18 हो गया। यस, सो 18 रुपीज कॉस्ट है 1 पेंसिल बॉक्स की। क्लियर? तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ऑड मास में पहले ब्रैकेट चलेगा, फिर ऑड मास चलेगा। तो फिर ब्रैकेट की प्रायोरिटी और ज्यादा हो गई। तो अब वो जो पूरा वर्ड बना, याद रखने के लिए ऑड मास की जगह बोलो बॉड मास। अब समझ में आया बॉड मास क्या है? बॉड मास है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले किसी भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये जो ब्रैकेट है ना, ये भी कई तरह के होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में होते हैं सिंपल ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट ऐसे कर्ल कर देते हैं ना, कर्ल कर देते, तो दिस इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट। और ये लाइन ब्रैकेट भी होता है। व्हाट इज लाइन ब्रैकेट? जब आप किसी एक्सप्रेशन पे ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, जैसे 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5 है, और मैंने 3 + 4 पे ऐसे लाइन कर दी, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ब्रैकेट। दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व लाइन ब्रैकेट फर्स्ट, क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन से तो पहले होगा ना। हाँ, लेकिन अगर एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा तरह के ब्रैकेट्स लग गए तो क्या होगा? भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये तो तय बात है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही ऑड मास की बारी आएगी, उसके बाद ही ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी। लेकिन ब्रैकेट भी एक से ज्यादा तरह के हैं, 4 तरह के हैं। तो फिर ये अगर लगे होंगे तो इनमें भी पहले किसको सॉल्व करना है? क्या इसकी भी कोई रूल है? यस, इसका रूल है, मैथमेटिक्स में रूल है। मैंने ये अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, तब भी उनको ये नहीं पता होता है कि कब कौन सा ब्रैकेट यूज होना है, यानी किस ऑर्डर में इनको सॉल्व करना है।
कहीं पर भी कोई भी ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। इन ब्रैकेट्स का भी एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है। तो वो क्या है उसको समझें। इफ वी हैव मोर देन वन सेट ऑफ ब्रैकेट्स इन द गिवन प्रॉब्लम, वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विद इन ब्रैकेट्स इन द ऑर्डर। तो जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, पर अगर एक ही एक्सप्रेशन में चारों तरह के ब्रैकेट्स लगे या एक से ज्यादा तरह के ब्रैकेट लगे तो लाइन ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। लाइन ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद बारी आती है पैरेंथेसिस यानी सिंपल ब्रैकेट्स की, उसके बाद बारी आती है कर्ली ब्रैकेट की, और सबसे आखिरी में हम बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की। तो एक चीज समझो, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3 + 4 + 2 - 8 × 4 / 3, ऐसा कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, अभी /3 नहीं /2 कर दो, ठीक है, कुछ भी इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा है, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले किसको सॉल्व होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 4 + 2 को पहले सॉल्व करना है या 3 + 4 + 2 को पहले सॉल्व करना है, ऐसा मैंने बोला। तो मैंने कहा 4 + 2 सबसे पहले सॉल्व होगा, तो मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, लाइन ब्रैकेट लगा दिया। ये सबसे पहले मैं चाहता हूं सॉल्व हो, और उसके बाद मैं चाहता हूं इसमें 3+ हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ऐसे सिंपल ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ रहा है ना, ये सिंपल ब्रैकेट के अंदर लाइन ब्रैकेट आ रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करना है। तो लाइन ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा और पैरेंथेसिस यानी सिंपल ब्रैकेट उसके बाद सॉल्व होगा। तो 4 + 2 का जो रिजल्ट आ जाएगा वो 3 के साथ ऐड होगा, और उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ है। और हो सकता है कि मैं इसके बाद इस सब्ट्रैक्शन को पहले सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लगा सकता हूं कर्ली ब्रैकेट। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया ऐसे, तो क्या हुआ, अब आप देखो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी कोई भी ब्रैकेट लगा दे रहे हो, एक ऑर्डर है इसका। तो मैथमेटिकली ज़्यादा सही तरीके से अगर लिखना चाहते हो, रूल के हिसाब से लिखना चाहते हो, तो कहीं पर भी कोई सा भी ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, जो अक्सर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं बड़ी क्लासेस में आने के बाद भी। तो ये आपको समझना है। ऐसे ही मैंने कहा 4 के साथ, तो 4 के साथ तो मैं यहां पर लिखता हूं स्क्वायर ब्रैकेट। जस्ट इमेजिन कि ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इसमें चारों तरह के ब्रैकेट्स लगे। सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो अंदर है, जो अंदर है सबसे। ये तो उसके बाहर लगा है, ये उसके भी बाहर लगा है, ये उसके भी बाहर लगा है, समझ रहे हैं आप। ये जो कवरिंग है ये सबसे आउटर कवरिंग है, ये अंदर से कवर हुआ है, ये उसके भी अंदर से कवर हुआ है, ये उसके भी अंदर का कवरिंग है। तो इनर मोस्ट कवरिंग पहले सॉल्व होगी। तो इसको अगर पहले सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इसको यहां लगाया। मैं ऐसा नहीं कि यहां पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, नहीं समझते लोग क्या करते हैं, यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, विच इज नॉट करेक्ट। आप अगर इस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को याद रखोगे तो आपको अंदर ये लगाना है। ये अंदर लगाने का मतलब जो अंदर रहता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जो बाहर रहता है उसकी प्रायोरिटी कम रहती है, ठीक है। तो आप पहले इसको लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो 4 + 2 पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ये सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, और सबसे लास्ट में आप ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ। तो कोई बोलता है कि नहीं, मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगा दूं इस जगह पर और यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, दिस इज नॉट टेक्निकली करेक्ट। लोग लिख देते हैं, लोग गलत लिख देते हैं, बट अगर आप स्कूल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलोगे, मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से चलोगे, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट बाहर लिखना है और कर्ली ब्रैकेट अंदर लिखना है। तो ब्रैकेट का एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर है जिसको आपको फॉलो करना है। सो ये आपको समझ में आया। अब एक सवाल, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को पढ़िए, समझिए, खुद से समझिए, और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना दीजिए, और फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो यहां पर अरुणा हैज 2500 रुपीज। अरुणा के पास 2500 रुपीज है। शी वॉन्ट्स टू बाय 4 चेन्स, ठीक है, लड़कियों को चेन ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद होता है,
तो वो चेन खरीदना चाह रही है कितनी? 4। थोड़ा ज़्यादा खरीदना चाह रही है पर ठीक है, 4 चेन्स खरीदना चाह रही है. सो शी विड्रॉज 7500 यानी 7500 रुपीज मोर फ्रॉम द बैंक. अब 4 चेन खरीदोगे तो 2500 रुपीज तो कम ही पड़ेंगे ना. तो उसने क्या किया? बैंक से और रुपए निकाले. कितने रुपए निकाले? 7500 यानी 7500. उसके पास कितने थे पहले से? 2500 पहले से थे. इतने और निकाल लिए सो दैट कि वो चेन खरीद सके. कितनी चेन खरीद सके? 4 चेन्स. अब उसने निकाली इस हिसाब से कि वो 4 चेन खरीद सके. तो 4 चेन की जो प्राइस होगी वो अब दे पाएगी. ठीक है, तो 4 चेन की प्राइस क्या होने वाली है? दोनों का एडिशन. What is the mathematical statement to find the cost of one chain? तो 4 चेन की प्राइस क्या है? 2500 प्लस 7500. क्योंकि 4 चेन के लिए उसको ये रुपए निकालने पड़े ना, ये तो थे ही पहले से. तो ये रुपए और ये रुपए जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके 4 चेन की कॉस्ट निकलेगी. राइट? यानी कि 2500 प्लस 7500 करेंगे, इसका जो सम आएगा उसको जब देखेंगे तो वो 4 चेन की प्राइस. तो एक चेन की प्राइस क्या होगी? डिवाइडेड बाय 4 कर दो. डिवीजन का मतलब समझ में आ रहा ना? 4 चेन की प्राइस है तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो एक 1 चेन की प्राइस निकल आएगी. तो ये 1 चेन की प्राइस है. तो यही हमें बताना था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेन इफ शी स्पेंड्स द होल अमाउंट इन बाइंग देम. तो ये एक चेन की प्राइस. अब ब्रैकेट हमने लगाए हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले. तो किस तरीके से सॉल्व होगा? 2500 प्लस 7500 इज 10,000. यस, इसमें डिवाइड करें 4 का तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट बिकम्स 2500. तो एक चेन की कॉस्ट क्या है? 2500. यानी वो घर से जितना पैसा लेके चली थी उतने में एक चेन आ जाती, पर महिला को लालच हुआ, उसने कहा नहीं मुझे और चेन खरीदनी, इसलिए उसने बैंक से भी रुपए निकाल लिए. सोचो. चलो ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं. ये एक सवाल है, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए. देखिए इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया, इसमें ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं. आप सोचो कि पहले किसको सॉल्व करना है, उसके हिसाब से आप इसका सोल्यूशन निकाल लो और फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा. तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके एक बार इसको आराम से ट्राई कर लो, उसके बाद फिर वीडियो रिज्यूम करना. चलिए अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा. देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा करली ब्रैकेट, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है ना. तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो करली ब्रैकेट सॉल्व होगा तो उसके अंदर 2 + 6 - 1 लिखा हुआ है. यस, तो इसको पहले सॉल्व करना है. पर इसमें भी 2 ऑपरेटर हैं, प्लस और माइनस. तो बॉडमास रूल क्या कहता है? एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है. तो एडिशन पहले करेंगे. तो इसको हम लिखते हैं, देखो जिसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसको मैं एज इट इज लिखे रहने दे रहा हूं, और जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, उसको मैं पहले लिख दे रहा हूं. 2 + 6 किया तो ये हो गया 8 - 1, और ये अभी इस प्रकार से. अब सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? ये एज इट इज है. और देखो स्कूल में अगर करोगे ना तो एक एक स्टेप लिखनी है तभी मार्क्स मिलेंगे. ये 8 - 1 कर दिया तो कितना हो गया? 7. तो 7 आ गया. अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इसमें कोई ऑपरेटर बचा नहीं है. ये करली ब्रैकेट अब हटा सकते हो क्योंकि अब वो सॉल्व हो गया है. अब हमें मालूम है यहाँ सिंपल ब्रैकेट भी लगा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा हुआ है. सिंपल ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है. तो 25 - 10, 25 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. अब ये सिंपल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई ऑपरेटर अब इधर बचा नहीं है. इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं. स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 5 + 7. अब देखो ऑड मास से पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, और एक ही तरह का ब्रैकेट अब बचा है इस एक्सप्रेशन में. तो हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो 15 × 5 + 7 कर दीजिए, 12 हो गया. अब 15 × 12, क्या आपको 15 का टेबल आता है? 15 × 10 कितना होता है? आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी. तो 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 + 2 से कर सकता हूँ. फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हो.
तो ये हो सकता है 15 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 2, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 150 प्लस 15 टू ज़ा 30, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 150 प्लस 30 इज़ 180, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना इजी लगता है 15 इंटू 12, तो आप 15 12 ज़ा 180 बोल दीजिए। और आपको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ये, तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ी हुई है। चलिए, तो ये आ गया इसका आंसर 180 इज करेक्ट। अब हम देखते हैं एक और सवाल। अगेन वीडियो को पॉज करिए और एक बार फिर आप ट्राई करिए और कोशिश करिए इस बार आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर पिछली बार गलत हुआ था तो। और आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो पॉज कर लिया ना, करो पॉज, उसके बाद फिर ट्राई करो। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें भी ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, बाकी सब उसके बाद होगा। ब्रैकेट में भी देखो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा है, करली ब्रैकेट भी लगा है, सिंपल ब्रैकेट भी लगा है और लाइन ब्रैकेट भी लगा है। लाइन ब्रैकेट तो पहले सॉल्व होता है, तो लाइन ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 28 एज इट इज़ लिखे रहने दो, 60 भी एज इट इज़ लिखे रहने दो, डिवाइड 54 माइनस 32 माइनस 14 माइनस, ओके यहाँ 16 माइनस 10 हो रहा है, ध्यान दो। 16 माइनस 10 इज 6, और फिर ये ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो आपने क्या किया, लाइन ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लिया और लाइन ब्रैकेट अब हट गया क्योंकि अब उसके अंदर कोई ऑपरेटर नहीं बचा है। अब कौन सा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, अब आप सॉल्व करोगे सिंपल ब्रैकेट को। प्रायोरिटी के हिसाब से सिंपल ब्रैकेट की अब बारी है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो 32 माइनस, सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा 8। अब सिंपल ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि उसमें कोई ऑपरेटर नहीं बचा है। ये करली ब्रैकेट क्लोज किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे करली ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट सबसे लास्ट में सॉल्व होता है सभी ब्रैकेट्स में, और लाइन ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। तो 54 माइनस, अब इधर करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 32 माइनस 8, तो 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये 24 हो गया। अब एक ही ब्रैकेट बचा है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको सॉल्व करते हैं। 28 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 54 माइनस 24 करेंगे, 30 आ जाएगा। देखो 4 से 4 गया तो 0 आ गया, 5 में से 2 गया 3, 30 आ गया। अब प्लस और डिवाइड में, अब देखो ब्रैकेट तो लगा नहीं है, तो फिर पॉडमास में डिवीजन पहले आता है, एडिशन बाद में आता है, तो डिवीजन करो। 28 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 30 कैसे करोगे, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, बस हो गया 20 इज़ द आंसर, सॉरी 2 इज़ द आंसर, क्योंकि 30 2 टाइम्स 60 होगा, 30 का डबल करोगे तो 60 होगा। तो 30 के टेबल में 2 टाइम्स 60 आ रहा है, तो ये आ गया 2। अब 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, तो 30 इज द आंसर, 30 इज द आंसर। क्लियर। चलिए एक सवाल और करिए, इस बार ऑफ लगा हुआ है इसमें, तो ऑफ अगर आपको याद है मैंने बताया था किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सही आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करिए, निकालिए और आंसर कमेंट में लिख दीजिए, और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर कोई ब्रैकेट तो लगानी है। अब बॉडमास की स्पेलिंग में आता है ओ, तो ऑफ को पहले सॉल्व करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 56 माइनस 10 ऑफ 4। आपको याद है 10 ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ, 4 के 10, यानी 4 चीजों के 10 ग्रुप्स हैं, तो एक्चुअल में दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाता है 40 प्लस 8। गॉट इट। अब माइनस और प्लस दोनों लगे, तो पहले क्या सॉल्व होगा, बॉडमास के हिसाब से तो एडिशन पहले होगा, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। तो आप लिखिए 56 माइनस 40 प्लस 8, एडिशन पहले हो रहा है, राइट, एडिशन पहले हो रहा है। तो अब इसमें ना एक गलती आपसे हो सकती है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहां पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि क्योंकि एडिशन की प्रायोरिटी ज़्यादा, एडिशन पहले सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन से,
बॉड मास यही तो कह रहा है कि एडिशन पहले करो सब्ट्रैक्शन बाद में करो, तो आप एडिशन पहले करने लगते हो, तो आप 40 और 8 को ऐड कर देते हो। आप क्या गलती कर देते हो, 40 और 8 को ऐड कर देते हो। अगर 40 और 8 को ऐड कर दोगे तो 48 हो जाएगा, और 48 के बाद 56 में से 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आंसर आ जाएगा। बट दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों गलत है समझो। आप जब यहां पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये -40 है, तो जब आप माइनस और प्लस ये दो ऐसे देखते हो ना एक एक्सप्रेशन में, और आपको एडिशन पहले करना है, तो हमेशा ये करो कि इनको इंटरचेंज कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, वरना गलत हो जाएगा आंसर। बिकॉज दिस इज नॉट 40, दिस इज -40। ये 40 एक्चुअल में 56 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप एक्चुअल में क्या करोगे, 56 और ये +8 पहले लिख लो और -40 बाद में लिख लो। तो ये प्लस पहले होगा, लेकिन एक्चुअल में -40 में प्लस हो रहा है 8। अभी आपने नेगेटिव नंबर्स पढ़े क्या? नहीं पढ़े। तो अभी नेगेटिव नंबर्स को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको ये इंटरचेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो कि -40 + 8 करेंगे तो -32 होगा, तो 56 -32 करके आंसर दे दोगे। लेकिन तब करोगे जब नेगेटिव नंबर्स पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत आप जानते हैं इसके बारे में पहले से, तो बहुत अच्छी बात है, बट अदरवाइज ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर आएगा। तो अभी के लिए -40 + 8 करने से -32 आ जाता है, जो कि सही है, ऐसे कर सकते हैं। पर अभी आपको नेगेटिव नंबर्स का नहीं मालूम, तो हम लोग सिंपल तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने इस प्लस वाले को पहले लिख दिया है, तो ये हो गया 56 + 8 -40, माइनस वाले को बाद में लिख दो। तो फिर ये 56 + 8 करोगे तो कितना आएगा, 56 + 8 करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 64, इसमें से माइनस करोगे 40, तो आंसर आ जाएगा 24। अब देखो, इधर 8 आ रहा था, इधर आंसर 24 आ रहा है। कितना अंतर हो गया? यस, तो 24 इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, इस पर ध्यान देना, और बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। आपको जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई है उसको पहले सॉल्व करिए, और फिर ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। अगले लेसन में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है HCF एंड LCM। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।